एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं। एक रिटायर्ड जज का घर है और उस घर के अंदर एक 33 साल की महिला का शव मिलता है। तो किसी की भी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? जाहिर सी बात है, घबराहट में एम्बुलेंस को बुलाना या हम्म, फिर पुलिस को सबसे पहले फोन करना। बिल्कुल। लेकिन इस बारे में जो जानकारी सामने आ रही है ना, उसके अनुसार मौत के तुरंत बाद पहला फोन ना तो पुलिस को गया और ना ही किसी अस्पताल को। हाँ, और यही बात इसको इतना अजीब बनाती है, क्योंकि पहली कॉल एक सीसीटीवी टेक्नीशियन को की गई थी। सोचने वाली बात है ना। स्वागत है इस गहन विश्लेषण में, जहां आज हम एक ऐसे मामले की परतों को उधेड़ने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के सिस्टम को ही सवालों के घेरे में लखड़ा किया है। सही कहा। और देखिए, ये अब सिर्फ एक आम घटना नहीं रह गई है। ये ना जांच प्रक्रियाओं और फोरेंसिक विज्ञान या कहीं की कानूनी दांवपेच का एक बहुत ही उलझा हुआ केस स्टडी बन चुका है। हाँ, मतलब जब शुरुआती कदम ही इतने अप्रत्याशित हों, तो हम समझ सकते हैं कि आगे का रास्ता कितना पेचीदा होने वाला है। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय है भोपाल का बहुचर्चित विशा शर्मा मामला। और आगे बढ़ने से पहले हमारा इस विश्लेषण का मिशन बहुत स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य बिना किसी पूर्वाग्रह के जांच रिपोर्ट, आधिकारिक बयानों और समाचारों जैसे उपलब्ध स्रोतों से केवल तथ्यों और दावों को निकालना है। क्योंकि ये कानूनी और बेहद संवेदनशील मामला है, तो हम ये स्पष्ट कर दें कि ये चर्चा पूरी तरह से निष्पक्ष है। यानी हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। चाहे वो वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो या मामले से जुड़े किसी भी परिवार की बात हो, हम सिर्फ उन विचारों और साक्ष्यों का विश्लेषण कर रहे हैं जो मूल स्रोतों में दर्ज हैं। और ये निष्पक्षता इसलिए भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों में ना शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा काम उस शोर को हटाकर ये देखना है कि विज्ञान और कानून के चश्मे से वास्तव में हो क्या रहा है। तो आइए इस घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तारीख थी 12 मई 2026। नोएडा की रहने वाली 33 वर्षीय त्विषा शर्मा, जो एक पूर्व मॉडल और अभिनेता थी, उनका शव भोपाल में उनके ससुराल में पाया जाता है। और एक बात, उनकी शादी को अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। 6 महीने से भी कम। कानूनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, और उनके पति समर्थ सिंह पेशे से एक वकील हैं। तो जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो जो पहली थियरी सामने आती है वो एक सीधी सादी आत्महत्या की लगती है। मतलब फांसी लगाकर दी गई जान। अच्छा। और जो पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें मौत का कारण जो दर्ज किया गया वो था एंटीमोर्टम हैंगिंग बाय लिकेचर। अब देखिए, कागज पर ये एक बहुत ही तकनीकी शब्द लगता है, लेकिन फोरेंसिक विज्ञान में इसका सटीक अर्थ क्या होता है? देखिए, एंटीमॉर्टम का शाब्दिक अर्थ होता है मौत से पहले। तो जब कोई फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ये लिखता है ना, तो वो अनिवार्य रूप से ये कह रहा होता है कि जब उस व्यक्ति को फंदे से लटकाया गया तब उसके शरीर में जीवन था। मतलब दिल धड़क रहा था तब? बिल्कुल, उसका दिल धड़क रहा था। लेकिन एक सवाल आएगा किसी के भी दिमाग में कि डॉक्टर ये कैसे तय करते हैं कि फंदे पर लटकने के बाद मौत हुई या किसी की हत्या करके उसे फंदे पर लटका दिया गया ताकि वो आत्महत्या लगे? मतलब दोनों ही स्थितियों में शरीर तो फंदे पर ही मिलता है ना। हाँ, ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और इसका जवाब ना हमारे शरीर के सेल्यूलर और वैस्कुलर प्रतिक्रिया में छिपा होता है। अच्छा, वो कैसे? तो जब कोई व्यक्ति जीवित अवस्था में फांदे से लटकता है तो उसका ब्लड प्रेशर काम कर रहा होता है। अब फांदे के दबाव के कारण गर्दन की नसें दब जाती हैं। इससे चेहरे और आंखों की जो छोटी रक्तवाहिकाएं होती हैं ना, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, उनमें अचानक दबाव बढ़ जाता है और वो फट जाती हैं। ओह! हाँ, और इसको हम पेटिशियल हेमरेजेस कहते हैं। इसके अलावा जीवित त्वचा पर फांदे की रगड़ से एक विशिष्ट प्रकार का घाव या लाल निशान बनता है, जिसे वाइटल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, और अगर कोई पहले से मरा हुआ हो तो? वही, अगर किसी की मौत पहले ही हो चुकी है, यानी दिल धड़कना बंद कर चुका है, तो शरीर में ब्लड प्रेशर शून्य होता है। तो ऐसे में फांदे पे लटकाने से ना तो वैस्कुलर कंजेशन होगा और ना ही वो विशिष्ट लाल निशान उभरेंगे। वाह, ये सच में एक आंखें खोलने वाला तथ्य है। तो इस एंटीमोर्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस का ये मान लेना कि ये आत्महत्या है तकनीकी रूप से गलत नहीं था? शुरुआती तौर पर तो नहीं, लेकिन यहीं से इस मामले की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और बात दर्ज की गई,
जिसमें पूरी थ्योरी को पलट कर रख दिया। क्या बात थी वो? रिपोर्ट के अनुसार त्विषा के शरीर पर मल्टीपल ब्लंट इंजरीज थीं, यानी कई जगह भोथरी वस्तु से आई चोट के निशान थे। और बस यहीं आकर एक सीधी दिखने वाली जांच एक फोरेंसिक भूल भुलैया बन जाती है, क्योंकि ब्लंट फोर्स ट्रॉमा और हैंगिंग, ये दोनों चीजें एक साथ मिलना किसी भी जांचकर्ता के लिए एक खतरे की घंटी है। मुझे ये बात थोड़ी और गहराई से समझनी है। एक एनालॉजी देता हूँ। ये एक ऐसे पजल की तरह है जहां पहला टुकड़ा देखकर लगता है कि एक सीधी सादी तस्वीर है, जैसे कि फांसी, लेकिन जैसे ही आप दूसरा टुकड़ा लगाते हैं, चोट के निशान वाला, पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। बहुत सटीक एनालॉजी दी है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फांसी से लटकने की प्रक्रिया में शरीर किसी दीवार या फर्नीचर से टकरा गया हो और उससे चोटें आ गई हों? हाँ, ये एक संभावना बिल्कुल होती है, जिसे हम एगोनल इंजरी कहते हैं। ये मौत के अंतिम पलों में ऐंठन के कारण आ सकती है। लेकिन फोरेंसिक विशेषज्ञ बहुत आसानी से एक टकराने वाली चोट और एक डिफेंसिव या ऑफेंसिव ब्लंट ट्रॉमा के बीच का अंतर बता सकते हैं। अच्छा, दोनों में फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क। जब किसी को किसी भोतरी वस्तु से पीटा जाता है या संघर्ष होता है, तो त्वचा के नीचे की केशिकाएं एक अलग पैटर्न में फटती हैं। और अगर चोटें शरीर के उन हिस्सों पर हैं जो सामान्य रूप से लटकते समय किसी चीज से नहीं टकरा सकते, जैसे कि पीठ का निचला हिस्सा या जांघें, हाँ, लटकते वक्त वहाँ चोट कैसे लगेगी? वही तो इसका सीधा सा मतलब है कि फांसी के फंदे तक पहुंचने से पहले उस कमरे में कुछ और भी हुआ था। ये एक शारीरिक संघर्ष की ओर इशारा करता है। और यही वो फोरेंसिक विरोधाभास है जिसने दोनों परिवारों के बीच दावों और प्रतिदावों की एक ऐसी खाई खोद दी है जिससे पाटना नामुमकिन सा लग रहा है। एक तरफ त्विषा का परिवार है, उनका सीधा आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, जिससे आत्महत्या का रूप दिया गया है। उन्होंने दहेज उत्पीड़न और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये भी कहना है कि आरोपी परिवार, चूंकि वे खुद कानूनी और न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं, तो वे अपने रसूख का इस्तेमाल करके शुरुआती पुलिस कार्रवाई को प्रभावित कर रहे थे। भारत में हाई प्रोफाइल मामलों का ये एक बहुत ही जाना पहचाना पैटर्न है। कैसा पैटर्न? जब एक पक्ष हत्या और दहेज का आरोप लगाता है, तो बचाव पक्ष अक्सर विक्टिम की मानसिक स्थिति को केंद्र में ले आता है। इस मामले में भी ससुराल वालों की तरफ से यही दावा सामने आया कि त्रिषा मानसिक तनाव से गुजर रही थी और मादक पदार्थों का सेवन